हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू इसको शॉर्ट में बोल देते हैं और फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ लॉट टू बी परचेज्ड विच इज इकोनॉमिकली वायबल। कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है कि वो एक लॉट साइज है जो उसको परचेज करना सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल होता है। उस पर जो है हमारी कॉस्ट जो है वो सबसे कम आ रही होती है, क्योंकि जो मटेरियल की जो प्राइस है वो तो प्राइस आपका सेम ही रहने वाला है। इन केस कि अगर आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं बल्क में परचेज करने के लिए, तो उसके अलावा जो है आपकी कॉस्ट जो है वो मटेरियल की सेम रहने वाली है। बट उसके मटेरियल के साथ जो है उसके साथ दो कॉस्ट और जुड़ी होती हैं। उसकी एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा उसकी कैरिंग कॉस्ट। तो वो जो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट उसका टोटल जो है वो मिनिमम होता है जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में बेसिकली क्या है कि जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करते हैं उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है दैट इज नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। की जैसे आपका जो स्टाफ है जो गुड्स को ऑर्डर करता है उन स्टाफ की कॉस्ट, या जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, गुड्स आपने मंगवा लिए उसकी इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, या कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, टाइपिंग, पोस्टेज, टेलीफोन, इस तरह की जो कॉस्ट हैं जो पर्टिकुलर एक ऑर्डर से रिलेटेड है, दे आर नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरी तरफ जो कॉस्ट होती है वो होती है हमारे पास कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब कि जो आपने इन्वेंट्रीज हैं उन इन्वेंट्रीज को होल्ड करना है, अपने पास रखना है, तो उसकी जो कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में कि आपकी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हो रही है उस इन्वेंट्री में, वो होगी। साथ में जो स्टोरेज के लिए जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है कि आपको हो सकता है कि रेंट आपने जो है उस गोडाउन जो है आपने रेंट पे लिया हुआ है उसका रेंट पे करना है, या आपने जो सामान अपने पास स्टॉक में रखा हुआ है, पड़ा पड़ा सामान खराब हो गया, पड़ा पड़ा सामान चोरी हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, क्वालिटी कम होगी, तो वो आपका जो है वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। या उस इन्वेंट्री की सेफ्टी के लिए आपने कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो भी जो है वो उसकी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है कैरिंग कॉस्ट का पार्ट आती हैं। तो अब ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को मिला के जो टोटल कॉस्ट बनती है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि उस कॉस्ट को कम किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि जो हमारी ये एनुअल कॉस्ट है इस एक्सिस पर, और दूसरे एक्सिस पर जो है हमारी रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है। तो ये जो ब्लू लाइन वाला ग्राफ है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का है, ये हमारा जो है ब्लैक वाली लाइन जो है वो होल्डिंग कॉस्ट की है, और ये वाला जो रेड वाली लाइन है दैट इज टोटल कॉस्ट। तो क्या है कि हमारी कोशिश है कि ये जो टोटल कॉस्ट है दैट शुड बी मिनिमम, और जहां पर ये टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी वही हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। तो क्या होता है कि जैसे आपके रीऑर्डरिंग क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करेंगे, तो अगर आप कम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे यानी कि जो है आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपको 10,000 यूनिट्स की जरूरत है और अगर आपने 1000 यूनिट्स जो है वो एक ऑर्डर में प्लेस किए हैं, तो आपको जो है वो 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। और अगर आप जो है वो 10,000 यूनिट्स एक ही ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं, तो 10,000 यूनिट्स को एक ही साथ प्लेस कर देते हैं, तो आपको एक सिंगल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते चले जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी के साथ बढ़ने के साथ साथ जो है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ कंपैरेटिवली क्या है कि होल्डिंग कॉस्ट का इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन क्या है कि जैसे ही आपकी रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कम होगी तो होल्डिंग कॉस्ट भी कम होगी, कि यानी कि कम यूनिट्स परचेज किए हैं तो उसको उसमें जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, उसका जो है मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होगा, स्टोरेज का खर्चा भी कम होगा, उसके सामान के बड़े बड़े खराब होने के चांसेस भी कम होंगे। बट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज किया है तो आपको जो है वो बड़ा स्टोर भी चाहिए, कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, बड़े बड़े सामान की खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी जो है वो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी उसके साथ साथ जो है वो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में और होल्डिंग कॉस्ट में। तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो बढ़ती चली जाती है, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होने लगती है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ने लगती है। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ अपने आप दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, काटते हैं। तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है, होल्डिंग और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो मिनिमम होती है। और उस को अगर हम देखें तो वो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, जहां पर जो है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और उस पॉइंट पर जो है वो टोटल कॉस्ट सबसे कम होती है, उसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच कैन बी परचेज एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है जिसको आप मिनिमम कॉस्ट पर परचेज कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द पॉइंट एट विच इन्वेंट्री कॉस्ट आर इक्वल टू
ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये भी आपका पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो सकता है एमसीक्यू में कभी किसी टाइम पे आ जाए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों जो है वो बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि होल्डिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों कॉस्ट जो है वो बराबर होती हैं। इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मॉडल है इसकी कुछ अपनी एजम्पशंस हैं। वो कुछ एजम्पशंस क्या है कि सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो सेटिस्फैक्टरीली आपको जो है वो जब आप चाहें जितनी यूनिट्स चाहें आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जितनी क्वांटिटी आप चाहें कंसर्न जो है वो उतनी क्वांटिटी परचेज कर सकती है। तीसरी बात क्या है कि प्राइजेस जो है वो स्टेबल हैं। प्राइजेस स्टेबल होने की वजह से क्या है कि उसकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो स्टेबल बनी रहती है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओ क्या मतलब, ईओक्यू का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2a मल्टीप्लाइड बाय s डिवाइडेड बाय आई। ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन की जो हमारी एनुअल कंजम्पशन है, और एस का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कि एक ऑर्डर को प्लेस करने की कितनी कॉस्ट है। आई का मतलब है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट की एक यूनिट को कैरी करने की, स्टॉक में रखने की कितनी कॉस्ट आ रही है। तो इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। द एनुअल डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट इज 6400 यूनिट्स, द यूनिट कॉस्ट इज ₹6 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट per annum is 25% of the average inventory cost. If the cost of procurement is 75, determine economic order quantity, number of orders per annum and time between two consecutive orders. तो ये कह रहा है कि एनुअल डिमांड हमारी इतनी है 6400 यूनिट्स की है, और एक यूनिट की कॉस्ट जो है 6 रुपये है। साथ में जो है उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 25% है। साथ में जो उसकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है वो दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहाँ पे साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, अलग से नहीं बताया गया है कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज 75, दैट मीन्स कि उसकी जो प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है, यानी कहने का मतलब कि उसकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज 75। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 75, और उसके हिसाब से हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, कितने ऑर्डर्स एक साल में प्लेस करने हैं वो कैलकुलेट करना है। साथ में जो है ये निकालना है कि दो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम गैप रहेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि 2a मल्टीप्लाइड बाय s डिवाइडेड बाय आई। इसका तो 2 का मतलब तो 2 ही है, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन था, एनुअल कंजम्पशन है 6400 यूनिट्स की, वो 6400 हमने लिख लिया। एंड पर ऑर्डर, एस का मतलब था कि जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी कॉस्ट आ रही है। पर ऑर्डर जो है वो कॉस्ट 75 है, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट 75 है, वो 75 आ गया। आई का मतलब मैंने बताया था कि पर यूनिट कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है, एक यूनिट की कॉस्ट है 6 रुपये, और 6 रुपये में से वो कह रहा है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो पर एनम कितनी है 25%। क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो 25% है पर एनम। तो 6 रुपीज़ का जो उसकी पर यूनिट प्राइस है उसका निकालना है आपने। क्या करना है, जब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट निकालनी है, तो पर यूनिट निकालने के लिए जो पर यूनिट प्राइस है, पर यूनिट प्राइस का 25% या 10%, 25%, 15% जो भी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दी हुई है तो उसका उतना परसेंट निकालना है। अगर रुपीज़ में दिया होगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, बट यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ था तो हमने उसको परसेंटेज को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया तो ये रुपये आ गया 1.5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है इसको ऊपर वाले को अगर आप न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 9,60,000। तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 6,40,000, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 800 यूनिट्स जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। दूसरा हमने निकालना था नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। तो हमारी एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो है 400 यूनिट्स की, और अगर हम एक बार में 800 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, 6400 डिवाइडेड बाय 800, यानी कि 8 ऑर्डर्स आपको प्लेस करने हैं। इतनी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। एक ऑर्डर में जो है आप इतनी यूनिट्स मंगाएंगे तो आपका जो है वो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन ऑर्डर, इन ए ऑर्डर। तो एक ऑर्डर में इतनी यूनिट्स हैं, इससे डिवाइड किया आपको 8 ऑर्डर जो है वो 8 ऑर्डर्स जो है वो साल में प्लेस करने पड़ेंगे। एंड टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स की, दो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम गैप रहेगा, आप जो है वो मंथली बेसिस पर निकालते हैं। तो अब 12 महीने का साल है
तो साल में जो है 12 महीने हैं, आपने कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं, 8 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 1.5 मंथ्स का गैप जो है वो दो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में रहेगा। इन केस की आपको डेज में निकालना है, तो डेज में निकालने के लिए हम कहते हैं कि साल में 365 डेज हैं और एक साल में आपने 8 ऑर्डर प्लेस करने हैं, तो इतने डेज को 8 ऑर्डर से डिवाइड करेंगे यानी कि दो ऑर्डर्स के बीच में जो है वो 45.625 डेज का गैप रहेगा। तो इस तरह से जो है हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली, ये तो हमने कैलकुलेट की है यूनिट्स में। तो अगर आपने यूनिट्स में कैलकुलेट करनी है तो इस तरह से कैलकुलेट करनी है, बट आपको मैं साथ में एक फॉर्मूला और बता देता हूँ कि इसी को जो है हम अगर अब चाहें, इसी एग्जांपल को हम चाहें तो रुपीज़ में भी जो है हम चाहें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रुपीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रुपीज़ में कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि फॉर्मूला, क्वेश्चन वही है सेम आपका, तो फॉर्मूला भी वही है 2a इंटू एस डिवाइडेड बाई आई। बट अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमने रुपीज़ में निकालना है तो यूनिट्स की जगह हमें इसकी जो है वो अमाउंट लेनी होती है। क्या करना होता है कि जो एनुअल कंजम्पशन है उसको रुपीज़ में लेना है। तो रुपीज़ में लेने के लिए क्या है कि 6400 यूनिट्स की हमारी एनुअल कंजम्पशन है और पर यूनिट जो कॉस्ट है दैट इज़ ₹6। तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 6, इससे जो है आपकी एनुअल कंजम्पशन इन रुपीज़ आ गई है। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो एज इट इज़ आएगी, और जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लेते हैं। जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है उसको परसेंटेज की फॉर्म में लेना है, तो 25% को हम अगर डेसिमल पॉइंट्स में लिखते हैं दैट इज 0.25, और अगर आप इस न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 57,60,000 आ जाएगा। और डिवाइड करना है इसको 0.25 से, 0.25 से डिवाइड किया तो ये इसका फाइनल जो है आपके पास 2304,0000 जो है आ जाएगा। और इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4800, और ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है आपकी रुपीज़ में आएगी। तो अगर आप जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रुपीज़ में निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एनुअल कंजम्पशन रुपीज़ में लेनी पड़ेगी, और कैरिंग कॉस्ट को जो है आप क्या करेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में डेसिमल पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या है यूनिट्स में निकालनी है, तब एनुअल कंजम्पशन यूनिट्स में ली जाती है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कितनी आएगी वो रुपीज़ में ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि 4800 आया, और जब हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था तब 800 यूनिट्स आया था। तो 800 यूनिट्स को अगर पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं 6, तो दैट इज 4800। तो रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं, यूनिट्स में चाहें तो यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। तो जैसे चाहें, जैसे आप निकालना चाहें या जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं। जब जैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना होता है। अब साथ में एक कंपैरेटिव शीट के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि कैसे जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से जो है, इसी क्वेश्चन को हम इसी एग्जांपल को करेंगे कि कंपैरेटिव शीट के अकॉर्डिंगली कि कैसे जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे कम आती है। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी वो 6400 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, और जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई है अगर उसको यूनिट्स में देखते हैं तो 800 यूनिट्स की थी। तो हमने क्या किया कि ऑर्डर साइज ले लिया, एक हमने ले लिया है 800 यूनिट्स जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, एक हमने ले लिया है 800 से ज़्यादा वाला, यानी कि जो भी आपकी हो सकती है 1280 यूनिट्स अगर हम एक ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं। एक हमने ले लिया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम वाला, यानी कि एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ज़्यादा का ले लिया, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम का ले लिया, और एक हमने एग्जांपल ले लिया कि हमने जो है वो सारी की सारी यूनिट्स जो है वो एक ही बार में मंगवा ली। ठीक है, तो ये हमने जो है वो 4 एग्जांपल्स ले लिए हैं या 4 चीज़ों का कंपैरिजन कर लिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, उससे ज़्यादा वाली के साथ, उससे कम वाले ऑर्डर के साथ, और उससे अगर एक ही ऑर्डर में सारी यूनिट्स मंगवा ली जाती हैं। सेम क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। एवरेज इन्वेंट्री निकालनी होती है, जितनी भी यूनिट्स का आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका हाफ जो है वो एवरेज इन्वेंट्री लिखनी होती है आपने। तो 800 का हाफ 400, 1280 का हाफ 640, 640 का हाफ 320, और 6400 का हाफ जो है वो 3200। तो एवरेज इन्वेंट्री आपको निकालनी है, जो ऑर्डर साइज है उसका हाफ कर देना है। देन एनुअल रिक्वायरमेंट्स वो आपको याद ही है कि 6400 यूनिट्स ही है सब जगह। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए कि एनुअल रिक्वायरमेंट को आप ऑर्डर साइज से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है थर्ड कॉलम को, ये कॉलम नंबर्स हैं, वो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स बनाए हैं। तो कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 1 से डिवाइड करना है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट को यानी कि ऑर्डर साइज से डिवाइड किया, 6400 को 800 से डिवाइड किया, 8 ऑर्डर्स आ गए। 6400 को 1280 से डिवाइड किया, 5 ऑर्डर्स आ गए।
और 6400 को 640 से किया तो 10 ऑर्डर्स आ गए, और इसको जो है वो 4400 को 6400 से ही डिवाइड किया, तो सिंगल ऑर्डर में जो है हम सारा क्वांटिटी मंगवा रहे हैं। अब प्राइस पर यूनिट उसमें दिया हुआ था हमारे पास, प्राइस पर यूनिट जो है वो 6 रुपीज़ है, और वही 6 रुपीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया कि हो सकता है कि किसी टाइम पे जो है वो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मंगवाने की वजह से पर प्राइस में जो है वो डिस्काउंट मिल रहा हो, तो आप वहाँ पे यहाँ पर जो है वो इस कॉलम में वो डिस्काउंटेड अमाउंट चेंज कर सकते हैं। बट जो है कि हमें एजम्पशन है कि इसमें जो है प्राइजेस सेम रहते हैं, तो हमने जो है उसके अकॉर्डिंगली ही किया है यहाँ पे, तो 6 रुपीज़। बट इनको केस की क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि इतनी यूनिट से अगर आप ज़्यादा मंगवाते हैं तो आपको जो है इतना % डिस्काउंट आएगा, तो आपने यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस के अकॉर्डिंगली कंपैरेटिव शीट बनानी है। तो प्राइस पर यूनिट 6 रुपीज़ ही है, हमने जो है वो ले लिया, चाहे वो आप 800 यूनिट्स मंगाएं, चाहे वो आपके 6400 मंगाएं, आपका जो है प्राइस 6 रुपीज़ रहेगा। अब कॉस्ट ऑफ परचेज, इतने जो आपकी किसकी एनुअल रिक्वायरमेंट को कॉस्ट पर यूनिट से आपने मल्टीप्लाई किया, यानी कि थर्ड कॉलम को फिफ्थ कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 6400 इंटू 6 ये आ गया, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, और इधर भी जो है वो सेम अमाउंट आ जाएगी। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ परचेज। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी में सेम ही रहने वाली है, क्योंकि एनुअल कंजम्पशन भी सेम है और प्राइस पर यूनिट भी सेम है। अब बात आ गई कैरिंग कॉस्ट की। तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, दो चीजें हमें निकालनी है, कि एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट हम निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर। किसके ऊपर निकालते हैं? कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो कैरिंग कॉस्ट जो हमने निकाली थी 1.5 पर यूनिट आ रही थी, जैसे 6 रुपीज़ की कॉस्ट है और इसका 25% कैरिंग कॉस्ट है, तो 6 रुपीज़ का 25% यानी कि जो है वो 1.5, तो 1.5 पर यूनिट जो है वो कैरिंग कॉस्ट है, और एवरेज इन्वेंट्री को आप जो है वो इससे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैरिंग कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखना है हमने कि वो एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट करनी है, इसी के लिए हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी। तो 1.5 पर यूनिट है, तो 400 इंटू 1.5 600, 640 इंटू 1.5 960, 320 इंटू 1.5 480, 3200 इंटू 1.5 4800। इसके बाद निकालना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको बताया था यहाँ पे कि 75 रुपीज़ जो है वो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर। तो पर ऑर्डर जो है वो 75 रुपीज़ है। तो 75 रुपीज़, नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख लेते हैं कि कितने हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पर हमारे पास 8 हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 75 ये हो गया आपका 600, देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 75 375, 10 मल्टीप्लाइड बाय 75 750, 1 मल्टीप्लाइड बाय 75 75। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई आपकी। अब हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या होगा कि एक तो मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, दूसरा उसकी कैरिंग कॉस्ट, तीसरा उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इन तीनों का टोटल हमें करना है और वो फाइनल कॉस्ट आ गई। तो 38,400 प्लस 600 प्लस 600 दैट इज इक्वल टू 39,600, 38,400 प्लस 960 प्लस 375 दैट इज इक्वल टू 39,735, 38,400 प्लस 480 प्लस 750 दैट इज इक्वल टू 39,630, 38,400 प्लस 4,800 प्लस 75 दैट इज इक्वल टू 43,275। अब हमें देखना है कि जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम कहां पर है। तो अगर आप यहां पे कंपेयर करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट जो है वो दैट इज 39,600, 39,600, और वो तब आ रही है 39,600 जब आपकी जो है वो ऑर्डर साइज जो है वो 800 यूनिट्स, यानी कि जो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली थी 800 यूनिट्स की, अगर उतनी यूनिट्स का आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कॉस्ट मिनिमम है। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तब भी कॉस्ट बढ़ जाती है, उससे कम करते हैं तब भी कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर सारी की सारी यूनिट्स एक ही ऑर्डर में मंगा लेते हैं तब भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये कंपैरेटिव शीट जिससे आप जो है वो समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम आती है। और एक पॉइंट आपको मैंने जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के स्टार्टिंग में जब एक्सप्लेन के टाइम पे बताया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या है कि आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 600 एंड 600 जो है वो बराबर आ रही है, और इस पे जो है साथ ही साथ जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट वो भी मिनिमम आ रही है। तो इस तरह से जो है कंपैरेटिव शीट आप बना सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। साथ में ध्यान रखना है कि कैरिंग कॉस्ट जो है वो एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट करनी है, और एवरेज इन्वेंट्री इज द हाफ ऑफ ऑर्डर साइज की, जो भी आपका ऑर्डर साइज है उसका हाफ जो है वो एवरेज इन्वेंट्री होती है। ओके, थैंक यू।